Parse trees for context-free grammars. A parse tree is the tree representation for the derivations covered in context-free grammars. अभी तक जो हमने derivations cover की हैं, उन derivations को हम parse trees के जरिए भी represent कर सकते हैं. Parse trees show clearly how the symbols of a terminal string are grouped into substrings, each of which belongs to the language of one of the variables of the grammar. तो अगर एक string है, उसके substrings हैं, उसको अगर हम symbols या terminals में break करें, तो हम वो सारे के सारे एक parse tree के जरिए represent कर सकते हैं कि किस तरह different productions को use करते हुए एक context free grammar से एक string को ड्राइव करवाया जा सकता है और उसको पार्स ट्री के जरिए हम बनाकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. पार्स ट्रीज कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं और बड़े हेल्पफुल होते हैं. ठीक है, इसीलिए इनके बारे में कहा जाता है कि दे आर द डेटा स्ट्रक्चर्स ऑफ चॉइस टू रिप्रेजेंट द सोर्स प्रोग्राम. अगर किसी स्ट्रिंग की डेरिवेशन की जा सकती है तो उसका पार्स ट्री बनाया जा सकता है. अगर किसी स्ट्रिंग का पार्स ट्री बनाया जा सकता है किसी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को यूज करके, तो इसका मतलब यह है कि उसकी डेरिवेशन की जा सकती है. So how do you construct parse trees? If we have a grammar G equals to VTPS, जिसमें V जो है वो set of terminals, V जो है वो set of variables है, T जो है वो set of terminals है, P is the set of productions and S is the start symbol. जब हम पार्स ट्री बनाएंगे तो उस पार्स ट्री के कुछ लीफ नोड्स होंगे, कुछ इंटरनल नोड्स होंगे. ठीक है, इंटरनल नोड वो होते हैं जो लीफ नोड नहीं होते. तो जो इंटरनल नोड हैं उनमें वेरिएबल्स आते हैं और जो लीफ नोड्स हैं उनमें या तो कोई टर्मिनल सिंबल आता है या फिर एप्सिलॉन आता है, अगर एप्सिलॉन ग्रामर में मौजूद है. और जो इंटरनल नोड्स हैं वो अगर k चिल्ड्रन हैं तो उन k चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है. ठीक है, इसकी एग्जांपल देखते हैं. रिमेंबर द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर फॉर द लैंग्वेज ऑफ पैलिंड्रोम्स. ये 5 प्रोडक्शन रूल्स थे हमारे पास, जिसमें हम कह रहे थे कि पैलिंड्रोम जो है वो एम्प्टी स्ट्रिंग भी हो सकता है, पैलिंड्रोम 0 बाय इटसेल्फ भी हो सकता है, 1 बाय इटसेल्फ भी हो सकता है, और अगर एक पैलिंड्रोम है तो वो उसके शुरू में 0 और आखिर में 0 हो तो भी पैलिंड्रोम हो सकता है, और शुरू में 1 हो और आखिर में 1 हो तो भी पैलिंड्रोम हो सकता है. अब अगर इसके एक स्ट्रिंग के लिए हम पार्स ट्री ड्रॉ करने जाएं, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग है 0110, ये पैलिंड्रोम है और हम ये लिख रहे हैं इट कैन बी ड्राइव्ड इन सेवरल स्टेप्स यूजिंग द वेरिएबल p. इसका अगर हम पार्स ट्री ड्रॉ करने जाएंगे तो वो हमें कैसा नजर आएगा. यानी कि हम वेरिएबल p से स्टार्ट आउट हुए और हमने कहा कि इस p से हम 0 और 0 जो है वो दोनों साइड्स पर मौजूद हो तो ये वाला प्रोडक्शन रूल यूज कर सकते हैं जो कि नंबर 4 है. तो p से हम ड्राइव करवा सकते हैं 0p0. तो हमने कहा कि अच्छा, एक चाइल्ड 0 हो गया, फिर दूसरा चाइल्ड p हो गया, फिर तीसरा चाइल्ड 0 हो गया. ठीक है, तो दोनों साइड के जीरोस जनरेट करवा लिए. अब 1 1 जनरेट करवाना है तो हम कह सकते हैं कि अच्छा 1 1 जनरेट करवाने के लिए हम प्रोडक्शन रूल 5 यूज कर सकते हैं. तो p के चिल्ड्रन में 1p1 कर सकते हैं. तो p के चिल्ड्रन हमने बना दिए 1p1. ठीक है, अब हमारे पास स्ट्रिंग कंप्लीट हो गया 0 1 1 0. लेकिन ये एक एक्स्ट्रा p जो है इसका अब हम क्या करें, तो हमने कहा अच्छा प्रोडक्शन रूल 1 हमें ये बताता है कि p से हम एप्सिलॉन यानी कि एम्प्टी स्ट्रिंग जनरेट करवा सकते हैं. तो हमने ये ड्रॉ कर दिया. तो इस तरह हम जब पार्स ट्री बना लेते हैं तो हम लेफ्ट से नीचे की तरफ जाते हुए फिर राइट पे जाते हैं और हम सारे टर्मिनल सिंबल्स जो हैं वो रीड करते हुए जाते हैं और उनको लिख लेते हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि 0 1 एप्सिलॉन 1 0. लेकिन क्योंकि एप्सिलॉन एम्प्टी स्ट्रिंग होता है तो इसलिए हम 0 1 1 0 जो है इस तरह पार्स ट्री से जनरेट करवा सकते हैं. तो हमने पिछली एग्जांपल को यहाँ राइट पे मूव कर दिया है और जो सेकंड एग्जांपल हमने कवर की थी अपने लेक्चर्स में उसकी ग्रामर को हमने यहाँ पे लिख लिया है और इसके कुछ स्ट्रिंग्स को जो है वो हम जनरेट करवा के देखते हैं पार्स ट्री के जरिए. तो अगर हम एक पार्स ट्री ड्रॉ करना चाह रहे हैं
जिससे हम i प्लस ई ड्राइव करवाना चाहें, ठीक है, फ्रॉम e, यानी कि e स्टार्ट सिंबल है और उससे हम जो है वो e प्लस ई जनरेट करवा लें और फिर इस e से i जनरेट करवा लें, तो उसका पार्स ट्री हम कैसे लिखेंगे, उसका पार्स ट्री हम कैसे बनाएंगे? तो इस तरह हमने प्रोडक्शन रूल E ड्राइव्स E प्लस E, ये हमने ट्री बना लिया और फिर E से I ड्राइव करवाया जा सकता है तो हमने ये करवा लिया। तो इस तरह I प्लस E, ऑफ कोर्स ये एक स्ट्रिंग की एग्जांपल नहीं है, इसलिए आपको लीफ नोड्स में जो है वो वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं, लेकिन हम एक स्ट्रिंग की एग्जांपल भी कवर कर लेते हैं। तो अगर हमारे पास स्ट्रिंग ये वाला हो, ठीक है, और हमने ये जो लेफ्ट पे ग्रामर लिखी हुई है इससे हमें जनरेट करवाना, और ये स्ट्रिंग वही है जिसके लिए हमने डेरिवेशन की थी, लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट डेरिवेशंस की थी, तो इसका पार्स ट्री हम कैसे बनाएंगे? तो हमने यहाँ जगह बना ली है, इस स्ट्रिंग को जनरेट करवाने के लिए हम जो है ये पार्स ट्री बना रहे हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि इसके लेफ्ट साइड पे एक एक्सप्रेशन है और राइट साइड पे एक एक्सप्रेशन है और बीच में जो है वो मल्टीप्लिकेशन का साइन आ रहा है। तो हम प्रोडक्शन रूल नंबर 3 यूज करते हुए E से E मल्टीप्लाई बाय E जो है वो ड्राइव करवा सकते हैं, ठीक है। फिर हम इस E से I ड्राइव करवा लेंगे और फिर I से A ड्राइव करवा लेंगे। तो हमने इस E से I जनरेट करवा लिया और फिर I से A जनरेट करवा लिया, और हमने इस एग्जाम्पल को भी सेम कलर में कर दिया ताकि ये आसानी हो समझने के लिए कि ये जो एग्जाम्पल, जो पार्स ट्री हम ड्रॉ कर रहे हैं वो इस एग्जाम्पल के लिए है। अभी जो राइट साइड है इसमें हमें इस E से ये राइट वाला पार्ट जनरेट करवाना है, यानी कि पहले पैरेंथेसिस आ रहे हैं आउटसाइड, उसके अंदर एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो यानी कि हम रूल नंबर 5 यूज करेंगे और फिर फर्दर जो है इसको एक्सपेंड करेंगे इस तरह। अब हम जो है अंदर वाला पार्ट जो है यानी कि a प्लस बी 0 उसको, यानी कि ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है, दोनों ऐड हो रही हैं, तो E प्लस ई वाला पार्ट जो है इस E से जनरेट करवा लेंगे। तो इस E से हमने जनरेट करवा लिया E प्लस ई यूजिंग प्रोडक्शन रूल नंबर 2। अब जो है हमें लेफ्ट साइड पे A को जनरेट करवाना है और राइट साइड पे जो है वो B00 को जनरेट करवाना है। तो E से हम I ड्राइव करवा सकते हैं दोनों साइड पे, और फिर I से जो है वो A जनरेट करवा सकते हैं लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे जो है वो I से प्रोडक्शन रूल्स I0 और फिर I0 और फिर I से B यूज करके हम इवेंचुअली B00 जनरेट करवा सकते हैं। तो इस तरह हमने पूरा स्ट्रिंग जनरेट करवा लिया। हम कंफर्म कैसे करते हैं? हम लेफ्ट साइड से राइट पर जा रहे होते हैं सारे लीफ नोड्स रीड करते हुए। तो यहाँ पे लीफ नोड A है, फिर राइट पे जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन है, फिर ओपन पैरेंथेसिस है, फिर A है, फिर प्लस है, फिर B है, फिर जीरो है और आखिर में क्लोज पैरेंथेसिस है। तो A मल्टीप्लाई बाय ओपन पैरेंथेसिस A प्लस B 0 क्लोज पैरेंथेसिस, जो कि ये वाला स्ट्रिंग है। तो हमने पार्स ट्री के जरिए इस स्ट्रिंग को जो है वो ड्रॉ कर लिया। क्योंकि हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रिंग उस लैंग्वेज में मौजूद है जिसके लिए ये वाली ग्रामर लिखी गई है, क्योंकि हमने इसके रूल्स को यूज करते हुए इस स्ट्रिंग को जनरेट करवाया। तो आई थिंक इतनी एग्जांपल्स काफी हैं, और अगर जरूरत हुई तो फिर हम और एग्जांपल्स क्लास में कवर कर लेंगे। अब हम कुछ एग्जांपल्स कवर कर लेते हैं, यानी कि हम कुछ लैंग्वेजेस लिखते हैं और उनकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखने की कोशिश करते हैं ताकि हमें समझ में आए कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखी कैसे जाती है। अभी तक तो हमने सिर्फ एग्जांपल्स देखी और हमने उनको स्टडी किया कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। तो पहली जो एग्जांपल है उसमें हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें 4 स्ट्रिंग्स हैं जो कि हमें ये बता रहे हैं कि लेंथ ऑफ एग्जैक्टली 2 वाले स्ट्रिंग्स जिनमें सिंबल्स A या B यूज हो रहे हैं। तो इसकी ग्रामर कैसे लिखते हैं देखते हैं। तो एक तो तरीका ये है कि हम इन सारे स्ट्रिंग्स को अलग अलग लिख लें, कि हम एक वेरिएबल यूज करें और हम वेरिएबल के लिए कोई भी चूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ s चूज किया अपनी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए, और हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम s यूजिंग s वी कैन ड्राइव a और ab और ba और bb। थोड़ा रिकॉल करते हैं, पहले लेक्चर में कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में हमने कहा था कि हम बजाय इसके कि हर प्रोडक्शन रूल को अलग लाइन पे लिखें, अगर वेरिएबल सेम है
तो हम एक ही लाइन पे ये पाइप सिंबल यूज करके लिख सकते हैं, जिसका सिंपली मतलब ये होगा कि फ्रॉम एस वी कैन ड्राइव ए और फ्रॉम एस वी कैन ड्राइव ए बी एंड सिमिलरली द अदर्स। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया जो कि ज्यादा सही तरीका है, वो ये है कि हम ये देख सकते हैं कि इन स्ट्रिंग्स में लेंथ 2 वाले स्ट्रिंग्स आ रहे हैं, तो पहली जो पोजीशन है उसमें ए भी आ सकता है और बी भी आ सकता है, ठीक है। इसी तरह दूसरी पोजीशन में भी ए बी, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए और फिर बी, यानी कि ए और बी दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो हम कह सकते हैं कि अच्छा, ये दोनों पोजीशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक डिफरेंट वेरिएबल यूज कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ए पहली पोजीशन के लिए और फिर दूसरी दफा भी दूसरी पोजीशन के लिए ए ही जो है वो लिख लिया, और फिर अब हम ए को डिफाइन करेंगे। तो हम ये कहेंगे कि ए जो है वो एक्चुअली कैपिटल ए कैन बी स्मॉल ए और स्मॉल बी। आमतौर पे हम वेरिएबल्स के लिए कैपिटल लेटर्स यानी कि अपर केसेस यूज कर रहे होते हैं और टर्मिनल्स के लिए लोअर केसेस यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम इस कोर्स में इसी कन्वेंशन को फॉलो करेंगे। तो इस तरह ये हमारी यहाँ पे ग्रामर कंप्लीट हो गई। हमने कहा कि जो वेरिएबल एस है वो उस तरह के स्ट्रिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनमें पोजीशंस लेंथ 2 वाले स्ट्रिंग्स आ रहे हैं, और वो इस तरह हमें पता लग रहा है कि ए जो है वो उसमें या तो सिंबल ए आ सकता है या बी आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह ये हमारी डेफिनेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब हम इसको यूज करके ये सारे के सारे स्ट्रिंग्स जनरेट करवा सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, ए प्लस बी होल स्टार। ये हमने रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। ये खास तरह के स्ट्रिंग्स को रिप्रेजेंट करती है रेगुलर एक्सप्रेशन। इसका मतलब ये होता है कि हम 0 और मोर टाइम्स इस पूरी चीज को जनरेट करवा सकते हैं, और जितनी दफा भी हम इसको जब भी जनरेट करवाएंगे तो उस वक्त ए या बी में से कोई एक चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स हम ए और बी के कॉम्बिनेशन के सारे स्ट्रिंग्स जनरेट करवा सकते हैं, इंक्लूडिंग एम्प्टी स्ट्रिंग, क्योंकि अगर हम इसकी 0 अकरेंस लेंगे तो एम्प्टी स्ट्रिंग जनरेट होगा। तो अब इसकी एक्सप्रेशन हम कैसे लिखेंगे? तो अगर हम इसको गौर से देखें तो या तो वो स्ट्रिंग्स जनरेट हो सकते हैं जो कि एम्प्टी हो, ठीक है, यानी कि एप्सिलॉन, या फिर वो स्ट्रिंग्स जनरेट हो सकते हैं जो कि ए से स्टार्ट हो रहे हो, ठीक है। ए से अगर स्टार्ट हो रहे हैं और आगे कुछ और आ रहा है तो हम रिकर्सिव डेफिनेशन का फायदा उठाएंगे और हम कहेंगे कि अच्छा, मजीद जो है वो और भी सिंबल्स जनरेट करवाए जा सकते हैं, और फिर जो है हम ये कह सकते हैं कि अच्छा, ऐसे भी स्ट्रिंग्स हो सकते हैं जो बी से स्टार्ट हो और फिर मजीद उसको जनरेट करवाया जा सकता है। तो इन अदर वर्ड्स हम रिकर्सिव डेफिनेशन का फायदा उठा रहे हैं, और एस क्योंकि एप्सिलॉन भी है तो एस की अकरेंस 0 हो सकती है, यानी कि एम्प्टी स्ट्रिंग हो सकता है, और हम इसको एस को बार बार जनरेट करवा सकते हैं मोर टाइम्स, यानी कि हम स्टार के तौर पे इस एस को रिकर्सिवली यूज कर रहे हैं। तो स्टार जहां भी आ रहा है यहाँ, यानी कि जहां पर सिंबल्स रिपीट हो रहे हैं मल्टीपल टाइम्स, वहां जो है हम रिकर्सिव डेफिनेशन का फायदा उठाते हैं। तो इस तरह अगर हम इस ग्रामर को देखें तो हम वो सारे स्ट्रिंग्स जनरेट करवा सकते हैं जो कि हम इस रेगुलर एक्सप्रेशन से जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है। और एग्जांपल्स देखते हैं। इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें समझ में आएगा, और खासतौर से ये शुरू के जो है वो हमें याद रखने पड़ेंगे। तो इससे जो है हमें फिर आगे जब हम मजीद एग्जांपल्स करेंगे और इसको यूटिलाइज करेंगे तो फिर हमें जो है वो प्रैक्टिस होगी और समझ में आएगा कि अच्छा, ये कैसे ग्रामर लिखी जाती है। थर्ड एग्जांपल जो है वो स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ एटलीस्ट 2 ओवर अल्फाबेट ए बी। जब हम कह रहे हैं कि वो स्ट्रिंग्स जिनकी लेंथ एटलीस्ट 2 है, तो इसका मतलब ये है कि 2 लेंथ तो मौजूद होगी, ये जो इसके बाद है ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, और अगर हो सकती है तो मैनी टाइम्स हो सकती है, ठीक है। तो हमने यहाँ लेंथ 2 वाले स्ट्रिंग्स के लिए ग्रामर लिखी थी, तो ये वाला पार्ट तो सेम रहेगा, और उसके बाद 0 और मोर अकरेंसेस हो सकती है, तो ये 0 और मोर वाली अकरेंसेस वाला भी हमने पार्ट लिखा था। तो हम ये कह सकते हैं कि अच्छा, पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन और तीसरी पोजीशन पॉसिबली हो सकती है, तो हम इस तरह अपनी ग्रामर को लिखना शुरू कर सकते हैं। हमने कहा कि अच्छा, पहली पोजीशन जो कि ए है उसमें या तो ए आ सकता है या बी आ सकता है, ठीक है। इसी तरह जब हमने ए को डिफाइन कर दिया तो दूसरी पोजीशन में भी ए भी आ सकता है और बी भी आ सकता है। अब ये थर्ड पोजीशन है,
इसमें ऑप्शन है हमारे पास कि इस सिंबल्स हो भी सकते हैं और मल्टीपल टाइम्स भी हो सकते हैं, ए या बी में से कोई भी, और एप्सिलॉन भी हो सकता है। तो फिर हम जो है बी को जब डिफाइन करने जाएंगे तो हम ये कह रहे हैं कि अच्छा बी जो है वो एप्सिलॉन भी हो सकता है, और बी वो वाले स्ट्रिंग्स भी हो सकते हैं जिनमें बी शुरू में आ रहा है और बाद में फिर मजीद जो है यानी कि स्मॉल बी शुरू में आ रहा है और फिर मजीद जो है वो और स्ट्रिंग्स जनरेट करवाए जा सकते हैं कैपिटल बी वाले, या फिर शुरू में स्मॉल ए आ रहा हो और फिर मजीद कैपिटल बी वाले स्ट्रिंग्स जो है वो जनरेट करवाए जा सकते हैं। तो ये थर्ड वाले एग्जाम्पल की ग्रामर हमने यहाँ पे राइट पे लिख ली। दोबारा जो बात बताने वाली है वो ये है कि लेंथ 2 वाले स्ट्रिंग्स, ठीक है, और फिर उसके बाद पॉसिबिलिटी 0 और मोर अकरेंसेस की। तो हमने इन दोनों डेफिनेशंस को अगर देखा जाए, इन दोनों डेफिनेशंस को जो है वो हमने यहाँ पे मिला दिया है। ये 1 की यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, और 2 की जो है वो यहाँ पे मौजूद है, और हमने वेरिएबल्स डिफरेंट यूज किए हैं लेकिन हमने बेसिकली इन दोनों को मिला दिया है जो कि एक्चुअली इसकी डेफिनेशन है, और इस तरह हमारी ग्रामर जो है वो कंप्लीट हो गई। फोर्थ एग्जांपल जो है वो स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ एट मोस्ट 2 ओवर अल्फाबेट ए बी। पिछली हमने एटलीस्ट 2 की थी, अब एट मोस्ट 2 की कर रहे हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लेंथ 2 हो सकती है, 2 से कम भी हो सकती है लेकिन 2 से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ भी हम यही करेंगे कि अच्छा ज्यादा से ज्यादा लेंथ 2 हो सकती है, तो हमने एक वेरिएबल को 2 दफा लिख लिया, ठीक है, और अब हम ये कह रहे हैं कि अच्छा उस वेरिएबल में यानी कि उस एक पोजीशन में या तो ए आ सकता है या बी आ सकता है या फिर एप्सिलॉन भी आ सकता है, क्योंकि अगर एप्सिलॉन की पॉसिबिलिटी रखेंगे तो लेंथ 2 से कम होने की भी पॉसिबिलिटी रहेगी। तो इस तरह जो है ये हमारी ग्रामर यहाँ पे कंप्लीट हो गई। पहली पोजीशन पे ए बी या एप्सिलॉन आ सकता है, दूसरी पोजीशन पे भी ए बी या एप्सिलॉन आ सकता है, तो लेंथ 2 से कम तो हो सकती है, 0 भी हो सकती है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं हो सकती। अच्छा, ये सारी जो एग्जांपल्स हम कवर कर रहे हैं वो अल्फाबेट ए कॉमा बी वाली कर रहे हैं, ठीक है। तो जो फिफ्थ एग्जांपल है वो स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद डिफरेंट सिंबल्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि अगर शुरू में ए आ रहा है तो फिर आखिर में बी आएगा, ठीक है, और अगर शुरू में बी आ रहा है तो फिर आखिर में ए आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम अब थोड़ा सा डिफरेंट वेरिएबल यूज कर रहे हैं, बजाय इसके कि एस यूज करें हम टी यूज करेंगे। तो टी यूज करते हुए हम ये कह रहे हैं कि अगर शुरू में ए आ रहा है, ठीक है, तो बीच में कुछ आ रहा होगा, उसके लिए हम आर यूज कर लेते हैं, और फिर आखिर में बी आ रहा होगा। तो इससे हो ये रहा है कि स्टार्टिंग एंड एंडिंग सिंबल्स जो है वो डिफरेंट हो गए। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये कि शुरू में बी आ रहा है, बीच में कुछ और आ रहा है, और फिर आखिर में ए आ रहा है, ठीक है। अब हम इस आर को डिफाइन कर लेते हैं। तो आर के में जो है वो कोई भी स्ट्रिंग आ रहा है, क्योंकि बीच के पार्ट की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस डेफिनेशन में, इस डिस्क्रिप्शन में लैंग्वेज के स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद डिफरेंट सिंबल्स, ठीक है, और बीच में कुछ भी हो सकता है। तो जब हम आर को डिफाइन करने जाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि अच्छा ए शुरू में हो सकता है और फिर आर रिकर्सिवली और भी बढ़ सकता है, इसी तरह बी शुरू में हो सकता है और आर रिकर्सिवली और भी बढ़ सकता है, और एप्सिलॉन भी हो सकता है। तो इस तरह ये हमारी ग्रामर एग्जाम्पल नंबर 5 की कंप्लीट हो गई। अगर देखा जाए तो ये वाला पार्ट जो है ये यही है, ठीक है, या इसको जिसको हमने यहाँ बी से डिफाइन किया हुआ है। तो हम ये कह रहे हैं कि वो सारे स्ट्रिंग्स जिनके बीच में तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ए या बी एज मैनी टाइम्स आ सकते हैं, लेकिन शुरू में अगर ए आ रहा है तो आखिर में बी आएगा, और अगर शुरू में बी आ रहा है तो आखिर में ए आएगा। तो आई थिंक फिलहाल इतनी एग्जाम्पल्स काफ़ी हैं, फिर हम आगे अगले लेक्चर के लिए अलग क्लिप तैयार करेंगे।